ओके, तो हम क्या कह रहे थे, यही कह रहे थे कि ये ऑक्सीजन का जब रिडक्शन हो रहा है इनटू H2O, सो इन दैट प्रोसेस oxygen reactive species are also generated when oxygen is not fully reduced. Then, so these oxygen reactive species needs to be neutralized, and that is neutralized by other pathway, other mechanism, जिसमें NADPH is involved. पेंटोज फोस्फेट पाथवे में पड़ेंगे, और एक और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ग्लूटाथायोन। अगर ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज जो जनरेट हो रहा है आपके बॉडी में, इफ दैट इज नॉट टेकन केयर, यूटिलाइज नहीं किया गया, देन इट विल कॉज अ सीरियस डैमेज टू योर बॉडी। ओके, सो तो ये इसका एक तरह से कॉन्सिक्वेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन का ये। ओके, कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज विल बी जनरेटेड एंड इट इज पॉइजनस, तो उसको टेक केयर करने के लिए अलग मैकेनिज्म है। The electrons from these oxidations pass to O2 through a chain of carriers in the mitochondria to form H2O, और H2O के अलावा ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज भी जनरेट होते हैं। The energy from electron transfer reactions derive the synthesis of ATP in mitochondria. ठीक, आगे बढ़े। So this is the fate of pyruvate. Yes, sir. ये हम बता रहे हैं फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट फिगर देखिए, दिख रहा है आपको ये फिगर? Yes, sir. ग्लूकोज जो है बना 2 पायरुवेट में बाय ग्लाइकोलाइसिस थ्रू 10 सक्सेसिव रिएक्शंस। अब पायरुवेट 3 रास्ते हैं इसका। कुछ ऑर्गेनिजम्स में पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ओके, तो एक इथेनॉल में देखिए दो कार्बन है, पायरुवेट पे 3 कार्बन है, तो एक CO2 भी प्रोड्यूस होता है इसके साथ जब इथेनॉल प्रोड्यूस होता है तो। एंड दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल फर्मेंटेशन डन बाय ईस्ट and other type of microorganisms also they do. Okay, पायरुवेट का जो मेन इंपॉर्टेंट जो काम था, जो फेट था, वो क्या था? इन एरोबिक कंडीशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक CO2 यहाँ निकला, एसिटाइल कोएंजाइम एक साइट्रिक एसिड साइकिल में एंटर किया, फिर चारों कार्बन निकल गया। ओके, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर किया था पर 2 पायरुवेट चला। ठीक है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में 4 कार्बन हो गया, इसलिए 4 CO2 4 H2 एट द एंड ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, एंड दिस इज हैपनिंग इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशन। And the third fate is lactate fermentation. So in this fermentation, इसके लिए भी hypoxic और anaerobic condition चाहिए. This is happening in your body. जब आप कोई ज्यादा एक्सरसाइज कभी कोई कर लेता है या कभी ज्यादा सामान भारी वारी उठा लेता है, देखते हो हाथ पैर क्रैम्प करता है, दर्द करता है। इसीलिए दर्द करता है क्योंकि जो एटीपी मौजूद था माइटोकॉन्ड्रिया में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नीडेड था, वो एग्जॉस्ट हो गया एटीपी। अब एटीपी चाहिए, आप फिर भी काम कर रहे हो, उस समय तो पता नहीं चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज का तुरंत ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ताकि आपको तुरंत एटीपी मिले। तो तुरंत एटीपी मिलने के चक्कर में ग्लाइकोलाइसिस बहुत बार हो रहा है, आगे क्रेब्स साइकिल उतना उस स्पीड से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ क्या होता है, पायरुवेट जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, एंड पायरुवेट इज टॉक्सिक, पायरुवेट कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, सो पायरुवेट नीड्स टू बी क्या, लैक्टिक ना जमा हुआ, लैक्टिक जमा हुआ। तो लैक्टिक कहाँ से आया? पायरुवेट से ही आया ना। लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड तो आपके अगर बोतल में बंद है, शीशा के बोतल में, तो प्योर लैक्टिक, तो उसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड। ओके, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वाटर नहीं है, प्योर लैक्टिक है, तो वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, COOH रहेगा। और
लेकिन अब बॉडी में है, इनसाइड सेल है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड ने लैक्टेट के फॉर्म में रहता है, COO, प्रोटॉन जो है वो डोनेट किए हुए हैं अंडर pH 7, इसीलिए लैक्टेट बोलते हैं। तो लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ एंड लैक्टेट इज द लाइगेंड फॉर पेन रिसेप्टर, तो इसलिए पेन होता है। ओके, तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कि आपको पता चले पेन हो रहा है, यानी बहुत काम किए थे, बहुत थक गए हैं, या मसल जो है विगोरसली एक्सरसाइज कर गया है। ओके, so pyruvate is converted into the lactate under hypoxic condition. क्यों हाइपोक्सिक कंडीशन हुआ? अंडर विगरस एक्सरसाइज कंडीशन आप जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मीट दैट डिमांड। ओके, कि फुली ऑक्सीडाइज हो जाए, इसीलिए हांफता है आदमी एक्सरसाइज करने, और करते गया तो दैट इज नॉट मीटिंग द डिमांड। ओके, सो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के द्वारा बहुत सारा एटीपी दे दिया गया, बदले में जमा हो गया पायरुवेट। अब उसको टाइम लगेगा, वो लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ, फिर लैक्टेट जो है धीरे धीरे पायरुवेट में कन्वर्ट होके फिर आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए 2-3 दिन दर्द रहता है। ओके, लेकिन हैबिट बन जाता है जिसका, जो रोज इतना काम करते हैं, पहली बार ऐसा किए तो उसका लैक्टेट जमा हो गया, लेकिन हैबिट बन गया, ठीक है, रोज इतना कर रहा है तो बॉडी को पता लग गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें उतना एटीपी वो और जमा करके रखता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ज्यादा एटीपी है, तो सेल जो है वो नाप के चला हुआ है, इतना खर्च होता था, इतना बना के रखें, इतना स्टोर करके रखें। अब फिर उससे फिर आप ज्यादा कर दिए फिजिकल वर्क, वो डिप्लीट हो गया, देन अगेन लैक्टेट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसीलिए जो काम नहीं करते हैं, बहुत दिन तक लेटे वेटे रहा या कुछ एक दिन कुछ ज्यादा कर लिया, तो उसको लैक्टेट बन गया है। फिर बाद में वो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज्यादा एटीपी रखेगा, रिड्यूस भी कर देता है, अगर आदमी डिसकंटिन्यू कर दिया फिजिकल वर्क उतना करना, तो फिर वो डिप्लीट हो जाता है। आया बात समझ में? आगे बढ़े। यस सर। तो ये फर्स्ट वाला रास्ता तो आप समझ गए, पता ही है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इतना तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो अभी डिस्कस किए। द सेकेंड रूट फॉर पायरुवेट इज इट्स रिडक्शन टू लैक्टेट via lactic acid fermentation. When vigorously contracting skeletal muscle must function under low oxygen condition, hypoxia. ठीक है, जब आप कंपेल कर देते हो, क्योंकि स्केलेटल मसल्स आर क्या, वॉलंटरी मसल्स, वो आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। ठीक है, जब जरूरत, मान लो हाइपोक्सिक कंडीशन है, ऑक्सीजन का कम भी उस समय ज्यादा डिमांड है स्केलेटल मसल के वर्क का, तो ऑक्सीजन कम होगा ही, बट आप अपनी इच्छा से वैसा करते हो, तो इसीलिए स्केलेटल मसल में NADH cannot be reoxidized to NAD plus, but NAD plus is required as an electron acceptor for further oxidation of the pyruvate. अब देखिए इसमें जो है आपका lactate dehydrogenase enzyme is responsible for this, and what it is doing, इसमें भी जो है एक NAD plus जो है यहाँ पर रिलीज होता है, उल्टा है। क्यों होता है रिलीज? अब ध्यान से देखिए ग्लाइकोलाइसिस, तो उसके 6th स्टेप में वहां पर NAD कंज्यूम हो रहा था, ओके, इन ग्लाइकोलाइसिस। तो अब ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है इन विगोरसली एक्सरसाइजिंग मसल, तो क्या होगा, NAD प्लस का पूल जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, अगर NAD प्लस कहीं और से नहीं रिप्लेनिश हो। ओके, क्योंकि क्रेब साइकिल आगे रुका हुआ है, क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उस वजह से धीरे चल रहा है, तो NAD प्लस जनरेट कहाँ हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां NADH जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके NAD प्लस बन जा रहा था।
अब ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है विगोरसली एक्सरसाइजिंग मसल में, तो स्टेप नंबर 6 में ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप जहां ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, वहां ऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लग रहा था, NAD+ भी लग रहा था, और NAD+ इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू NADH, वहां NAD+ कम पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं कम? Yes, sir. Correct. स्टेप में NAD+ रिक्वायर्ड है, और विगोरसली एक्सरसाइजिंग मसल में बहुत ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, बहुत सारा साइकिल चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस का, तो NAD+ भी चाहिए। अगर NAD+ इसको नहीं देंगे तो स्टेप नंबर 6 रुक जाएगा, और स्टेप नंबर 6 रुक जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूड रखने के लिए NAD+ चाहिए। तो ये NAD+, अब ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, उधर क्रेब्स साइकिल रुका हुआ है, धीरे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन धीरे चल रहा है, वहां पर NAD+ जनरेशन, तो यहाँ NAD+ की कमी हो जाएगी, तो फिर ग्लाइकोलाइसिस भी कम हो जाएगा। अब एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी जो है पूरा एनर्जी बनना बंद हो जाएगा, 0, तो देन सेल विल डाई। ओके, तो इस कंडीशन से बचने के लिए लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है, पायरुवेट से लैक्टेट का। तो पायरुवेट से लैक्टेट बनने के क्रम में NADH जो है वो NAD+ में तब्दील हो गया, और फिर वो NAD जो है, कहाँ गया फोटो, समझ रहे लॉजिक को आप? क्या बोल रहे यस हैं, सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बताओ। आप पूछ रहे थे लैक्टेट क्यों बनना जरूरी है। लैक्टेट इसलिए बनना जरूरी है कि लैक्टिक एसिड बनने के दौरान, यहाँ पायरुवेट से जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो NADH+H+ कंज्यूम हो जाएगा और NAD+ बन जाएगा, और ये NAD+ एक मॉलिक्यूल जो बना NAD+ का, वो यूटिलाइज हो जाएगा स्टेप नंबर 6 में ग्लाइकोलाइसिस के, जहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और उस रिएक्शन में NADH+H+ जनरेट हो रहा था। तो ये बैलेंस हो गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ खर्च हुआ, एक मॉलिक्यूल वहां, यहाँ पर इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट एक मॉलिक्यूल जनरेट हो गया NAD+ का। तो इस तरह से ये बैलेंस बना रहा। ग्लाइकोलाइसिस जितना मात्रा में इस साइकिल को चलाना है चलाते रहिए स्पीड से, और लैक्टेट जो जनरेट हो रहा है वहां पर फिर NAD+ भी जनरेट हो रहा है, वो NAD+ फ्यूल कर देगा, मतलब अवेलेबल हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के लिए। समझ में आई बात? सर यहाँ जो जनरेट हुआ NADH वही यूज हुआ ग्लाइकोलाइसिस में? हाँ, लैक्टेट में जो NAD+ जनरेट होगा, ओके, NADH कंज्यूम हो गया, NAD+ जनरेट हुआ, that NAD+ will contribute to the pool, and this reaction is also happening in the cytoplasm. Okay, that will contribute लेकिन to सर बोलिए। ग्लाइकोलाइसिस तो पहले होता है ना, उसके बाद ना ये होता है सर? पहले हो रहा था तो जेबी में कुछ पैसा पहले से रहता है ना, बाद में ना उसका रिफंड होता है, तो बैलेंस बना रहा। पहले तो ऐसा तो नहीं था, जब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट किया तो सेल में NAD+ का पूल था ही नहीं, 0 था अमाउंट, ऐसा नहीं ना, कुछ तो पहले से था ही, पहले भी ग्लाइकोलाइसिस चल ही रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चल रहा था पहले, इन द रेस्टिंग कंडीशन ऑल्सो, जब एरोबिक कंडीशन था। ओके, तो वहां पर NAD+ जनरेट हो रहा था, तो दैट NAD+ इज देयर, बट if the rate of the NAD+ consumption is more than the NAD+ generation in the anaerobic condition, एरोबिक कंडीशन में NAD+ जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर तो जब रेट जो है बैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बहुत ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा NAD+ कंज्यूम हो रहा है, तो NAD+ जब ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, NAD+ कम जनरेट हो रहा है, तो देन NAD+ डेफिशिएंसी विल अकर इन द सेल, धीरे धीरे जो पूल था पहले वो डिप्लीट कर जाएगा आफ्टर फ्यू साइकिल ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। यस और नो? To replenish Yes. that, then the conversion of lactate takes place, and the generation of NAD+ from there contribute to the pool of the NAD+। साइटोप्लाज्म में NAD+ का पूल में वो फिर ऐड हो गया, फिर उस पूल से फिर ये पायरुवेट का प्रोडक्शन will be continued।
डाउट क्लियर हुआ? Yes, sir. यही कह रहा है ये लाइन, इस लाइन में पूरा ये लिखा हुआ है, NaDH कैन नॉट बी रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस। ओके, अपने आप रीऑक्सीडाइज नहीं हो सकता NAD प्लस में, बट NAD plus is required as an electron acceptor for the further oxidation of the pyruvate. Under these conditions, pyruvate is reduced to lactate, accepting electrons from NADH. Okay, NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लैक्टेट बन गया and thereby regenerating NAD plus, and this NAD plus is necessary for glycolysis to continue. आया समझ में? Yes, sir. ओके, देखिए, certain tissues and cell types such as retina, erythrocytes, for example, convert glucose to lactate even under aerobic conditions. Okay, and lactate is also the product of glycolysis under anaerobic conditions in some microorganisms, including these cells which are present in multicellular organisms like us. कौन से cells? The cells present in the retina and the erythrocytes, they continuously produce lactate. Okay, convert glucose to lactate, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस ही जो है मेन एनर्जी ड्राइविंग पाथवे है, तो वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ताकि NAD प्लस का पूल बना रहे इवन अंडर एरोबिक कंडीशन। ओके, एरोबिक कंडीशन में भी यहाँ पर एनोरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है रेटिना में और एरिथ्रोसाइट्स में। इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर एनोरोबिक कंडीशंस इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें ये सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ही एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है, तो वहां भी लैक्टेट का कन्वर्जन होना जरूरी है ताकि NAD प्लस का पूल बना रहे। सो द थर्ड मेजर रूट ऑफ, समझ में आया ये लैक्टेट का फिर कहानी? बस इतना ही जान लो, इतने सिलेबस के हिसाब से। अब पूरा इसका मैकेनिज्म, हाउ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क्स, क्या क्या इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो सब नहीं बताएंगे, बस इतना जान लो। द थर्ड मेजर रूट ऑफ पायरुवेट कैटाबोलिज्म लीड्स टू इथेनॉल। ठीक है, इन सम प्लांट टिश्यूज, प्लांट में भी बनता है इथेनॉल, एंड इन सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटिस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज ब्रूअर्स और बेकर्स ईस्ट। ईस्ट इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। The pyruvate is converted under hypoxic or anaerobic conditions to ethanol and CO2. And the process is called as ethanol fermentation by this process. Okay. So in this process also, alcohol dehydrogenase enzyme रहता है, इसमें भी NADH जो है कंज्यूम हो जाता है एक, और NAD प्लस जनरेट होता है। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ भी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो दोनों रिएक्शन में NADH कंज्यूम होता है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। Yes, sir. Oxidation of pyruvate is an important catabolic process, but pyruvate has anabolic fates as well. It can, for example, provide the carbon skeleton for the synthesis of amino acid alanine or the synthesis of fatty acids. Okay, तो पायरुवेट का भी फेट है, फिर क्या अलग अलग और भी फेट हैं जो फिगर नंबर 4 में दिखाया गया। इसके अलावा यहाँ पर ये नहीं दिखाया, एक और फेट बना सकते हो आप कि pyruvate will be utilized for the synthesis of amino acids.
and फैटी एसिड्स। ओके, ये पायरुवेट का फेट हो गया। एक और, इन द बायोसिंथेटिक एनाबॉलिक प्रोसेस, ये सब कैटाबॉलिक हो गया, ये तीनों कैटाबॉलिक फेट है, और एक एनाबॉलिक फेट है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमाइनो। ओके, सो एटीपी एंड एनएडीएच फॉर्मेशन कपल टू ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए, इसे दो काम का चीज मिला है ग्लाइकोलाइसिस में, एक एडीपी एंड एनएडीएच, और तीसरा पायरुवेट भी काम का ही चीज है, पायरुवेट, क्योंकि एनर्जी जो है पायरुवेट में अभी भी बहुत ज्यादा स्टोर्ड है। ओके, पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेक्चर की शुरुआत में ही बताए थे आपको कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है कंप्लीटली, इफ यू बर्न इट इनटू 6 और 6 CO2 अलग अलग हो गया, देन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड? 28,000 समथिंग किलो डाल्टन था ना, सॉरी किलो जूल पर मोल था ना, 28,000 समथिंग बताए थे, आप भूल गए हो, खोजना पड़ेगा, देखो कहीं। सर 204 किलो डाल्टन बताया था। 22,840 किलो जूल पर मोल। ठीक, 22,840 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ग्लूकोज में स्टोर्ड है। ओके, when the complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water proceeds with a standard free energy change of 22,840 kilojoule per mole, तो यह एनर्जी जो है ग्लूकोज में स्टोर था, पाथवे पायरुवेट तक आते आते कितना घटा? पायरुवेट में कितना है, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी स्टोर है अगर उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाए तो? ठीक है, 22,840 है, 22,840 में 150 घटा दो ज्यादा से ज्यादा, बस उतना ही अभी यूटिलाइज हुआ है। अभी भी 22,600 समथिंग किलोजूल पर इन उसमें मौजूद है पायरुवेट में अभी भी। तो पायरुवेट में अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, जो कि अब आगे उसका दोहन किया जाएगा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। समझ में आई बात? तो दो काम का चीज निकला, जो तीन काम का चीज, एटीपी, एनएडीएच और पायरुवेट। During glycolysis, some of the energy of the glucose molecule is conserved in ATP, while much remains in the product pyruvate. So the overall reaction of the high glycolysis is, समझ में आया इतना बात आपको? अभी भी पायरुवेट में बहुत ज्यादा एनर्जी मौजूद है। आवाज आ रही है? यस सर। तो overall equation for the glycolysis can be written as like this. म्यूट करो। यस सर क्लियर। क्या कुछ पूछना है किसी को? तुम लोग नहीं पूछते तो हम भी बोर हो जाते हैं, उसमें कितना चीज पूछ सकते हो। Anyway, during glycolysis, some of the energy of the glucose molecule is conserved in ATP, while much remain in the product pyruvate. And the overall equation for glycolysis is, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल will consume 2 NAD+, दो NAD+, क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज 2 ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट दे रहा था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक NAD कंज्यूम कर रहा है, तो 2 NAD+ प्लस 2 ADP लगा कहां पर? प्रिपरेटरी फेज में। फिर पे ऑफ फेज में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हुआ, तो टोटल 4 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट एटीपी से आए एंड 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो यहां पर जो है आपका
ये बैलेंस किया हुआ है। पहले तो यहाँ 2 एडीपी प्लस और यहाँ 4 एटीपी लिखेगा, तो ये 2 को माइनस कर दिया तो बैलेंस हो गया। तो एक्चुअली में 2 एटीपी लगा है यहाँ, उससे 2 फॉस्फेट ग्रुप गया है, फिर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिविंग राइज टू 2 पायरूवेट, ओके, एंड 2 NADH plus H plus, as 2 are consumed here, and 2 net ATP gain and 2 H2O. So this is the overall equation for glycolysis. याद हो जाएगा आपको? यस सर। समझ गए हो तो एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए, फॉर ईच मॉलिक्यूल, अब इसमें इस रिएक्शन को आप अगर तोड़ोगे, इसको विच्छेद करो, तो आप पाओगे कि इसमें एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। इसमें हिडन है कौन सा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी दैट रिएक्शन विच इज हाईली एक्सर्गोनिक, that reaction is the conversion of glucose into 2-pyruvate, is highly exergonic. And endergonic reaction कौन सा है? 2 ADP is converted into 2 ATP. इसमें एनर्जी लगा, एनर्जी की आवश्यकता है 2 ADP को 2 ATP में बदलने में, और एनर्जी जिसमें रिलीज हो रहा है ग्लूकोज से पायरूवेट तक कन्वर्जन। So this is a combination of an highly exergonic reaction and an endergonic reaction. आया समझ में? Yes. यस सर। Okay. So for each molecule of glucose degraded to pyruvate, 2 molecules of ATP are generated from ADP and inorganic phosphate. And 2 molecules of NADH are also produced by the reduction of NAD+. Okay, so the hydrogen accepted in this reaction is NAD+, and the reduction of NAD+ proceeds by the enzymatic transfer of a hydride ion from the aldehyde group of glyceraldehyde 3-phosphate to the nicotinamide ring of NAD+, yielding the reduced coenzyme NADH. The other hydrogen atom of the substrate molecule is released in the solution as hydride ion. ठीक, कहने का मतलब हुआ ये पूरा उस रिएक्शन में NADH का आपको बता रहा है कि कैसे हुआ है। ठीक, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन दिस रिएक्शन इज NAD+, the reduction of NAD+ to proceed by the enzymatic transfer. enzymatic transfer हो रहा है, कौन सा एंजाइम था? ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase था कि नहीं? Yes. So that enzyme वो ट्रांसफर कर रहा है किसका? हाइड्राइड आयन का। ये हाइड्राइड आयन कहाँ से निकाला? वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से। ठीक, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से ये हाइड्राइड आयन निकाला विथ इलेक्ट्रॉन रिच, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फ्रॉम द एल्डिहाइड। देखो, द एंजाइमेटिक ट्रांसफर ऑफ द हाइड्राइड आयन फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, इसके एल्डिहाइड ग्रुप से हाइड्राइड आयन निकाला ये एंजाइम, और उसको ट्रांसफर कर दिया टू द निकोटिनामाइड रिंग ऑफ NAD+। आप NAD+ का स्ट्रक्चर देखना तो उसमें आप पाओगे कि देयर इज ए पेंटोज फॉस्फेट, वहां भी रहता है एक राइबोज, और उससे एक निकोटिनामाइड रिंग इज अटैच्ड। ठीक है, और एक एडेनिन भी रहता है। इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। One sec. डाइन्यूक्लियोटाइड। हाँ, डाइन्यूक्लियोटाइड, जंबलिंग हो गई, डाइन्यूक्लियोटाइड, सही। ठीक है, तो ये उसके निकोटिनामाइड रिंग में जो है ये चला गया हाइड्राइड आयन।
और दूसरा हाइड्राइड आयन जो है वो सॉल्यूशन में चला जाता है जो एल्डिहाइड ग्रुप से निकला, yielding the reduced coenzyme NADH. The other hydrogen atom of the substrate molecule is released in the solution H+. इसीलिए लिखा जाता है NADH plus H+. We can now resolve the equation of the glycolysis in two processes. The conversion of glucose to pyruvate, which is exergonic, energy yielding process. तो बताया अभी जो आपको, इसको दो भाग में आप तोड़ दीजिए इस रिएक्शन को, because this is a combination of exergonic reaction and an endergonic reaction. Exergonic reaction इसमें कौन सा है? This one. ग्लूकोज से पायरुवेट। ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस पायरुवेट बनने के लिए NAD तो चाहिए ही, NAD नहीं रहेगा क्योंकि NAD स्टेप नंबर 6 पर रिक्वायर्ड है, तभी ना आगे पायरुवेट बनेगा स्टेप नंबर 7 पर, इसलिए NAD इज रिक्वायर्ड. ग्लूकोज प्लस NAD प्लस will give to 2 pyruvate plus 2 NADH. अब दोनों में एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, और इस प्रक्रिया में जो एनर्जी घटा ग्लूकोज का, ठीक है, एनर्जी ऑफ दीज टू moieties plus the internal energy of these three moieties, there is a difference. Okay, these two moieties are having the combination together, is they are having higher energy than these three together. So this difference is that delta G free energy change is minus 146 kilojoule per mole. अब आप इससे कंपैरिजन कीजिए जो अभी हम बताए थोड़ी देर पहले, देखे आप 22,840 किलोजूल पर मोल, 22,840, ये कब हो रहा था? जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O में, पूरी तरीके से हर कार्बन अलग अलग हो गया 6CO2, तब 22,840 किलोजूल एनर्जी रिलीज होगा. और ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में 2 पायरुवेट बना तो सिर्फ 146 किलोजूल, और कुछ एनर्जी इसमें भी है. तो अभी भी पायरुवेट में बहुत ज्यादा एनर्जी है. मोटा मोटी अगर इसको माइनस कर दो कितना आएगा? 22,000, 100 घटाए तो 700, 600, कितना होगा? 22,840 में 100 गया तो 740, फिर 40 गया तो 700, फिर 6 गया तो 694. अभी भी एनर्जी है इतना इसमें. आया बात समझ में? ये कंसेप्ट के लिए आपको बता दें. समझ में आ रहा है? यस. Yes. तो this is the exergonic part of that reaction. अब formation of ATP from ADP, यह हो गया एंडरगोनिक, इसमें एनर्जी लगेगा. तो 2 ADP plus 2 PI is getting converted into 2 ATP and 2 H2O, और इसका डेल्टा G है क्योंकि ADP का हाइड्रोलिसिस या ATP का हाइड्रोलिसिस का फ्री एनर्जी चेंज है 30.5 किलोजूल पर मोल पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेकेज. हालांकि तीनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का अलग अलग है एनर्जी, ठीक है. तो जो टर्मिनल वन जो है उसका है 30.5, तो हो गया 61 किलोजूल पर मोल. पॉजिटिव है क्योंकि एक्सर्गोनिक, इसमें एनर्जी कंज्यूम हुआ. तो ये एनर्जी कहां से आया? 61 किलोजूल पर मोल. दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम हियर. तो अब ये ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है और कम मात्रा में कंज्यूम हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP. सो ओवरऑल इक्वेशन इज delta GS will be, if you add these two numbers, then you will get minus 85 kilojoule per mole. So this much energy is released and not getting conserved. कौन बाहर घूम रहा है भैया?
निशत खानम बाहर घूम रही है, वीडियो इसका ऑन है। इसमें वीडियो में बाजार बाजार का सीन आ रहा है, चल रही है। क्लास करने का मतलब है अच्छा से बैठ के करो। बाजार में भी घूम रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, रोड दिख रहा है। आया समझ में यहां तक? Yes, sir. तो ये आप पूछोगे ये 85 किलो जूल कहाँ गया? ठीक है, दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द एंट्रोपी चेंज एंड दिस विल गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द बॉडी हीट। ओके, क्योंकि टोटल रिलीज हुआ 146, 146 में से 61 जो है यूज हो गया, कंजर्व कर लिया गया, और ज्यादा मात्रा में ये हाँ बोलो। रिलीज एनर्जी को नेगेटिव से शो करते हैं। Yes. If energy is released in a reaction, that means the reaction is exergonic, then the delta G will be minus, क्योंकि प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी इज लेस देन द रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? अगर आप निकालोगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ है तो यानी प्रोडक्ट से रिलीज हुआ, वो रिएक्टेंट से एनर्जी घटा, तो रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट में कम है इन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो हाउ इट इज, कैसे ये बताया जाता है कि प्रोडक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, दैट विल कम टू नेगेटिव। आया समझ में? सो एक्सर्गोनिक को डिनोट करते हैं माइनस में क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है, और एंडरगोनिक जो है इन विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, लगा उसमें एनर्जी और देना पड़ा तब वो रिएक्शन हुआ, तो वहां पर पॉजिटिव साइन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट विल कम ए पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया? Yes, sir. Okay. So under standard condition and under non-standard condition that prevail in a cell, glycolysis is an essentially irreversible process driven to completion by a large net decrease in free energy. तो हम दिखाएंगे आपको वो 3 स्टेप जो है इरिवर्सिबल है, 1310 पहला, तीसरा और 10वां। ठीक है, क्यों इरिवर्सिबल है? बिकॉज देयर इज अ लार्ज नेट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अब इतना एनर्जी इसको कहाँ से आएगा जो कि वो फिर से ग्लूकोज बन जाए, एंड दैट इज नॉट थर्मोडायनेमिक फिजिबल ऑल्सो, नॉट थर्मोडायनेमिकली वाइज डिसीजन ऑल्सो। फिर ग्लूकोज बना के क्या करेगा वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, उसको तो एनर्जी में आगे यूटिलाइज ही करना है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। तो ग्लूकोज से पायरुवेट आने में बहुत ज्यादा मात्रा में ये लार्ज नेट डिक्रीज हुआ। ओके, and this is going to contribute and this will dissipate in the environment, क्योंकि टोटल जो था वो 146 है, मतलब इसको इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी फिर पायरुवेट से ग्लूकोज की तरफ जाने में।